आज हम लोग क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हम लोग कंटिन्यू कई सारी वीडियो में इस क्लास को पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज है क्या? चार्ज जो है वो मटेरियल का बेसिक प्रॉपर्टी है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है या करते हैं, और उसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी करते हैं। तो ऐसे फिजिक्स के ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में है, जो मान लीजिए क्यू चार्ज है, वो अगर रेस्ट में है तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें चार्ज एट रेस्ट को हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो अब अगर चार्ज अगर रेस्ट पर है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? चार्ज अगर रेस्ट पर है, इफ क्यू इज रेस्ट, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर क्यू इन मोशन, अगर चार्ज गति में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ में साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब हम समझ लेते हैं चार्ज जब गति में है तो कैसे गति में हो सकता है? या तो उसका वेलोसिटी क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। तो उसका अगर वेलोसिटी कांस्टेंट अगर होगा, चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो फिर क्या होगा? अगर चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब चार्ज कैसा है? चार्ज इज एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड चार्ज। और एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। ये सब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चार्जिंग मोशन, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हम लोग क्लास 12 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आज का हमारा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals or in which we study the charge at rest। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और ये क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्ज है। और लाइक चार्ज क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, हम लोग एटम क्या जानते हैं? प्रत्येक एटम किससे बना हुआ है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो प्रत्येक जैसे केंद्र में जो है, वो न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन को पॉजिटिव से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, और बाहर जो है सेल में वो क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये एटम्स जो है ये हर जगह होते हैं, प्रत्येक पदार्थ मटेरियल सब में होते हैं। तो अब हमें समझना है जी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है यहाँ पर। तो जब भी मान लीजिए एक ग्लास, हमने एक रॉड लिया है, इस पर हमने सिल्क थ्रेड से जो है हमने रब किया इसको, ग्लास को। तो हम देखेंगे इस ग्लास पर क्या डेवलप हो गया है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, और सिल्क थ्रेड पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये हम पढ़ते हैं। अरे भाई क्यों हुआ है ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज? तो इसको जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जानना होगा। हमें क्या जानना होगा? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। और हमें क्या जानना होगा? जो एटम की बेसिक प्रॉपर्टी जाननी होगी, और फ्रिक्शन के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं? सिल्क को ग्लास के बाद प्लेट को रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन में घर्षण से क्या हो रहा है? ये हर एक चीज़ तो क्या से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। तो उसमें जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसे एनर्जी मिल रहा है। तो एनर्जी मिलने से क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, तो इनके क्या है, जो सरफेस पे जो एटम्स है, ग्लास के जो सरफेस पे जो एटम्स है, वो जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहे हैं? त्याग कर दे रहे हैं। और हम लोग जानते हैं एटम अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं तो पॉजिटिव आयन में बदल जाते हैं।
पॉजिटिव चार्ज में बदल जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है वो नेगेटिव चार्ज में बदल जाते हैं। तो यहाँ इस केस में जो इसके सरफेस के ऊपर के जो एटम्स हैं ग्लास के, वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज उस पर क्रिएट हो जाता है। और सेल क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से आई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि दोनों जो चार्ज जिसने दिया और ग्लास ने दिया जितना चार्ज, सिल्क ने उतना ग्रहण कर लिया, इस क्षेत्र में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल लागू होता है। क्या लागू होता है? एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल चार्ज के क्षेत्र में, क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन जो उनका इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड। ग्लास पर जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, सिल्क पर ही उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। मान लेते हैं ग्लास में प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है, 6 टू प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है, तो सिल्क पर -6 टू चार्ज डेवलप हुआ है। ठीक है ना? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज डेवलप दोनों में बराबर संख्या में हुआ है। तो इसी को बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज डेवलप्ड। कहाँ पर? ग्लास पर और सिल्क पर। टोटल चार्ज कंजर्व हो रहा है, टोटल चार्ज हो रहा है कंजर्व। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर निकल के आता है। अच्छा, जो फ्रिक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन जो कर रहे हैं, एक ने तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, किसने? ग्लास ने। तो ग्लास का मान लीजिए पहले जो मास था, इनिशियल मास ऑफ ग्लास, वो क्या था भाई? उसको हम लोग मान रहे हैं m। और आफ्टर रबिंग मास क्या हो गया है? रब कर दे, उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो आफ्टर रबिंग क्या हो गया है? ग्लास का जो फाइनल मास है, फाइनल मास ऑफ ग्लास हम लोग मान रहे हैं m डस्ट। तो क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है ना, इनिशियल मास m है और फाइनल मास m डस्ट हो गया। तो मास में कुछ चेंज आया है, तो मास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मास इसका कम हो गया, ग्लास का मास। तो ग्लास के क्षेत्र में हम क्या बोल सकते हैं, जो ग्लास का जो मास है वो कमी आ गया है, पहले ज़्यादा था अभी कम हो गया। तो कितना चेंज आया? m माइनस एम डेस्ट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं m इज ग्रेटर देन m डेस्ट। पहले का मास क्या था? फाइनल मास से ज़्यादा था। और जो मास में जो कमी आया, वो गया कहाँ? वो सिल्क ने ले लिया, तो सिल्क के मास में बढ़ोतरी हो गई। तो सिल्क का अगर इनिशियल मास हम लोग बोले, इनिशियल मास ऑफ सिल्क अगर हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए m0 है, तो उसने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और हमें मिला फाइनल मास ऑफ सिल्क जो कि m0 डैस्ट। तो यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई मास की। तो हम क्या कर सकते हैं, जो चेंज इन मास कितना हुआ? m0 डॉट डैश माइनस m0। या फिर हम बोल सकते हैं पहले का जो मास था m0 वो क्या था? कम था फाइनल मास से। क्यों? क्योंकि फाइनल मास बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर क्या लागू होता है? अब इक्वल संख्या में इलेक्ट्रॉन जितना उसने त्याग किया उतना ही इसने ग्रहण किया है, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास भी लागू होता है, टोटल मास चेंज नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं ग्लास का अपना मास चेंज हो गया है, और सिल्क का भी अपना मास चेंज हो गया है, ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन अगर बोले सिस्टम का टोटल मास ग्लास और सिल्क मिला के, तो वो चेंज नहीं हुआ है। तीसरी बात, और एक इम्पोर्टेंट बात है, जो टोटल चार्ज हम देख रहे हैं, जो टोटल चार्ज जो हुआ है वो क्या है? इक्वल नंबर में हो रहा है, जितना दे रहा है उतना ही ग्रहण कर रहा है। जैसे जितना चार्ज ग्लास ने दिया इलेक्ट्रॉन को, उतने ही इलेक्ट्रॉन को सिल्क ने ग्रहण किया। अच्छा, चार्ज एक्चुअली है क्या? चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक्चुअली है क्या? चार्ज हम बोल सकते हैं कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम में टोटल चार्ज यहाँ पर मान लीजिए 10 कूलम है, -6 कूलम है, -2 कूलम है, तो सिस्टम टोटल चार्ज कितना है? तो चूंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको जोड़ सकते हैं, एडिटिव।
एडिटिव नेचर है, ये भी एक गुण है चार्ज का। तो क्या, तो टोटल चार्ज कितना है, हम कितना बोलेंगे, सबको जोड़ देंगे, +10 -6 कूलम +10 कूलम -2 कूलम, जोड़ने से कितना हुआ, 6 2 8 +2 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना आया, 2 कूलम। तो टोटल चार्ज हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं। अच्छा, तो चार्ज में एक एडिटिव क्वालिटी भी है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। और चार्ज में और एक विशेष गुण है कि कितना चार्ज को वो दे रहे हैं, फ्रैक्शन में तो नहीं हो रहा है। जैसे पहले केस में हम देखे थे, जो ग्लास में मान लीजिए, ग्लास में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था और सिल्क में जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। तुम्हारे 8 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ ग्लास में, तो 8 नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ सिल्क में। तो टोटल चार्ज जो है वो क्या होता है, हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉलो करता है, प्लस माइनस एन ई, या एन क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 पूर्ण संख्या है। तो कितने इलेक्ट्रॉन को दिया या नहीं दिया, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन को इतने दिया, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 8 इलेक्ट्रॉन को दिया या 8 इलेक्ट्रॉन सिल्क ने ग्रहण किया, तो हमेशा क्वांटिटिव नंबर्स में होगा ये। तो ये भी एक स्पेशल गुण है जो क्वांटिटेटिव, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैं क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कंजर्वेशन चार्ज इज एडिटिव भी है, देख लिया। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हमने देखा। और मास भी जो है, अगर इंडिविजुअल मास की बात करें तो कुछ कमी आ रहा है या बढ़ोतरी हो रहा है, सिस्टम का टोटल मास चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, तो बॉडी अगर चार्ज है कि नहीं है, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज हम क्या यूज़ करते हैं, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो हम क्या यूज़ करेंगे, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज वी यूज़ व्हाट, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गोल्ड लीफ पत्ता है गोल्ड का बना हुआ। इसमें क्या होता है, कांच का बना हुआ एक जार होता है, अच्छा, कांच का बना हुआ एक जार होता है, इसमें एयर टाइट रहता है, उसमें एक मेटल का कंडक्टर होता है जिसके नीचे बना होता है 2 गोल्ड लीफ का प्लेट, इसमें हैंग करता है, कंडक्टर है, मेटल का कंडक्टर है। और हम लोग यहाँ नीचे में क्या होता है, गोल्ड का लीफ, 2 क्या होता है, गोल्ड का लीफ, पत्ता बहुत पतला होता है। तो यहाँ पर गोल्ड का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत पतला चादर हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं गोल्ड में प्रसारणशीलता की गुण बहुत ज़्यादा होता है ना, टूटता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रसारणशील होता है। और बहुत पतला यहाँ पर 2 पत्ते की तरह इस कंडक्टर में झूलता रहता है। अब जब यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर मेटल क्या करता है, मेटल में जो है ध्यान देने योग्य बात है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर नोट करने वाली है, मेटल में है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही मटेरियल के अंदर जो है वो जिग जग वे में रैंडमली घूमते रहते हैं। अच्छा, हाँ, और एक चीज़ समझने वाली बात है, जितने भी जो सब्सटेंसेस है, जैसे कंडक्टर इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज कैन फ्लो, वो गति कर सकते हैं, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन से चार्ज क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और जैसे इंसुलेटर है, इसमें क्या है, चार्ज फ्लो नहीं कर सकते, जैसे हो गया रबर या ग्लास, इसके अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर्स के अंदर क्या है, चार्ज इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर में चार्ज तो है कहाँ पर, लेकिन चार्ज कहाँ है, फ्री सरफेस पर है, सरफेस के ऊपर है, अंदर से फ्लो नहीं करते मेटल कंडक्टर, ये हमको जान के रखना होगा, सरफेस के ऊपर से फ्लो करते हैं। और कैसे, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई एक विशेष डायरेक्शन नहीं देना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देना हो तो एक विशेष डायरेक्शन में सभी चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पर रेंडमली वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास मान लो कोई एक रॉड लेके आ रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड ला रहे हैं, तो यहाँ पर उसके सामने जो गोल्ड लीफ का जो मेटल प्लेट है उसके सामने क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और सेम काइंड ऑफ चार्ज जो हम लेके आए हैं उस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास वो डेवलप हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा कहाँ, वो पत्ती पर, गोल्ड लीफ पर, और गोल्ड लीफ जो है क्या हो जाएगा, फैल जाएगा।
अभी जितना था उससे और ज़्यादा फैल जाएगा, मान लो ऐसे फैल जाएगा। जितना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा इस रॉड पर, उतना दूर वो फैलेगा। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज को लेके आए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और यहाँ पर अपोजिट चार्ज, क्योंकि कंडक्टर के जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चला जाएगा, जैसे अभी पॉजिटिव है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो यहाँ नीचे लीफ पर आ जाएंगे। और इसका उल्टा हो जब नेगेटिव चार्ज आएगा तब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सब इधर एकोमुलेट हो जाएंगे, और जितने नेगेटिव चार्ज है वो लीफ पर जाकर डेवलप कर जाएंगे। हाँ, तो गोल्ड लीफ से हम लोग चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, चार्ज की स्ट्रेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चार्ज के नेचर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है वो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग कंडक्टर पर जो चार्ज देंगे वो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो ये अब हम जाने दें। जे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर, तो इसमें हम लोग देखते हैं, जो मान लो कोई अगर जैसे स्फीयर है, इस पर अगर हम चार्ज दें तो यूनिफॉर्मली वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यूनिफॉर्मली कोई अगर ज्योमेट्रिकल शेप है जैसे स्फीयर हो गया, ठीक है, तो इस पे जो है चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। लेकिन कोई अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, कर्वेचर है जहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है कहाँ, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर कम रहेगा। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है कहाँ, जहाँ पर कर्वेचर होता है। तो हम कह सकते हैं जे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज is greater where the curvature is greater, जहाँ पर कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर सरफेस डेंसिटी ज़्यादा होगा। हम लोग और भी एक चीज़ जानते हैं, जो सरफेस डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो एरिया जहाँ पर कम होगा वहाँ सरफेस डेंसिटी ज़्यादा होगा, एरिया कम होने के बाद कर्वेचर जहाँ ज़्यादा होगा तो सरफेस डेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगा, हम समझ सकते हैं। तो इसी एक्शन पर हम लोग जानते हैं, जो हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर हम लोग जानते हैं ना, लाइटनिंग कंडक्टर हम लोग पढ़ते हैं, ये लाइटनिंग कंडक्टर हम लोग ने क्लास 10 में 11 में 12 में पढ़ रखा है लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म क्लाउड जब होते हैं, large electric spikes called lightning can take place between two layers of the charged clouds or between the charged layer or the clouds of the earth। तो क्लाउड होते हैं, अर्थ होते हैं, या दो क्लाउड्स के बीच में क्या होता है, लाइटनिंग होता है, स्पार्किंग होता है। तो इसमें क्या होता है, चार्ज ऑन द क्लाउड implies opposite charges on the nearest building। जो मान लीजिए क्लाउड जो है वो क्या करते हैं, जो नियरेस्ट बिल्डिंग है वहाँ पर चार्ज डेवलप करते हैं। तो मान लीजिए टॉल बिल्डिंग है, उसको बचाना है तो हमें क्या करना होगा, अर्थिंग कंडक्टर जो है उसको लाइटनिंग कंडक्टर को तो ऊपर में जो है स्पाइक्स बनाने होंगे। ये जो स्पाइक्स क्यों बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो कर्वेचर ज़्यादा है, कर्वेचर ज़्यादा होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो जो बादल में जो चार्ज होगा, बादल में जो चार्ज होगा मान लो प्लस चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज यहाँ डेवलप होगा ना, तो जो स्पार्किंग होगा, वो जो स्पार्किंग होगा, जो बिजली गिरेगा वो इससे होके कहाँ चला जाएगा, इस कंडक्टर से होते हुए अर्थ में जो है ग्राउंडेड इन द कॉपर स्ट्रिप जो रहता है उसको अर्थ में जो है वो चला जाएगा, अर्थ में जो कॉपर अंदर में जो कॉपर स्ट्रिप है उसमें चला जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग लाइटनिंग से बच जाते हैं, वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। फिर से हम लोग समझ लेते हैं, जी इसमें होता क्या है, बादल होता है, वहाँ पर एक चार्ज डेवलप होता है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ऊंचे बिल्डिंग में ऊपर में हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर लगा कर रखते हैं, क्यों, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें स्पाइक्स क्यों रहता है ऊपर में, स्पाइक रहता है क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी
ज़्यादा होगा, अपोजिट चार्ज जो है इसका पॉजिटिव चार्ज है क्लाउड का, जो नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट होगा। स्पाइक्स में क्या होता है, सर्फ अभी हमने पढ़ रखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है, कर्वेचर ज़्यादा होता है इसीलिए। तो यहाँ मान लीजिए कॉपर कॉपर का जो बना हुआ स्ट्रिप है वो जो है अर्थ में, नीचे अर्थ में जा रहा है, और ये जो चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा, कॉपर स्ट्रिप के थ्रू कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चल जाएगा। इसी प्रिंसिपल हम लोग जो है बारिश के टाइम पर जो है अम्ब्रेला जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो टिप होता है, टिप मेटल का जो टिप होता है, वहाँ भी क्या होता है, ड्यू टू स्पाइक्स, मतलब सरफेस चार्ज एरिया कम है, तो सरफेस एरिया कम होने से क्या होता है, वहाँ भी संभावना रहती है बिजली के गिरने की। इसलिए बोला जाता है वी शुड नॉट होल्ड एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म as its pointed tip may act as a lightning conductor. We should not stand close or under the tall building, trees or during the thunderstorm. ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो टॉल बिल्डिंग्स के हैं या फिर जो है पेड़ है, ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म वी शुड नॉट रिमेन स्टैंडिंग इन ओपन फील्ड, खुले मैदान में भी, और जो है बिल्डिंग या पेड़ के नीचे हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। इस सब का कारण एक ही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 हम लोग स्टडी करेंगे। काफ़ी इजीली हम स्टडी कर पाएंगे, रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे द कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, क्या होता है, कैसे वो कैलकुलेशन होता है, वहाँ पर कुछ सवाल हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।